एक, झूठी सच्ची कह के गुस्सा न दिलाना अंजना। नहीं, यहाँ किसी ने किसी को भी चाटा नहीं मारा। क्या झूठी बात? क्या डालमोट? तुम्हारे जैसे लोगों से तो बात भी नहीं करनी चाहिए। डालमोट, डालमोट, डालमोट। अंजना से झगड़ा कर लिया, लेकिन सचमुच ही आज सुबह दादा ने मुझे चांटा मारा था। बात मामूली सी थी, डालमोट। सुबह सुबह बाबू नुट्टू डालमोट खाने के लिए जिद करने लगा। मैंने मना किया कि डालमोट खा लेगा तो दूध नहीं पी पाएगा। ऊपर से हेपेटाइटिस के बाद डॉक्टर ने भी मना किया है, लेकिन बाबू नुट्टू ने जिद न छोड़ी। डालमोट खाऊंगा ही। मैंने भी ठान लिया कि कुछ भी हो डालमोट नहीं खाने दूंगी। बोदी से कहा तो वो नींद भरी गले से बोली, जरा दालमोट ही तो है, इसमें हाँ ना की क्या बात है। अगर ऐसा ही था तो कल रात क्यों नहीं दी थी? अब मुझे क्या खाक पता था कि डालमोट को लेकर बॉडी टिट फॉर टैट कर रही है। हुआ ये कि कल शाम दादा के एक दोस्त और उसकी बीवी चाय पर आए। जैसे कि आमतौर पर होता है, उनको एक एक कप चाय दिया गया। दादा को चाय दी तो बोले, भाई वो डालमोट का डब्बा कहाँ है, मैं जो लेकर आया था? हाँ, जरा डालमोट का डब्बा लेकर आ जरा। डालमोट खाने को मेरा भी मन था, तो मैं गई और झट से अलमारी के अंदर से डालमोट का डब्बा निकाल लिया। लेकिन बोदी ने मेरे हाथ से डब्बा झपट लिया और झूठ-मूठ बाबू नुट्टू को डांटना शुरू कर दिया। इस वक्त खाएगा डालमोट? नहीं नहीं, अभी नहीं। जरा देर में खाना खाएगा। बाबू नुट्टू नहीं, इस वक्त नहीं। उफ़ो, साड़ी छोड़ मेरी, अभी नहीं। कहा ना, दूध पीना है। जब तक वो लोग बैठे रहे, तब तक बोदी ने डब्बा अपने हाथ में ही रखा। वो लोग एक एक कप चाय पीकर चले गए। उनके जाते ही बौदी बोली, इनके घर जाओ तो एक कप चाय के सिवा और कुछ दिया है खाने को जो मैं उनको डालमोट खिलाऊं? सुबह गुस्से में मेरे मुंह से रात की बात का जिक्र हो गया और बौदी को बुरा लग गया। वो रोने बैठ गई। मुझे मीन माइंडेड कह रही हो? कहो कहो, मीन माइंडेड कहो। जिसका खाती हो उसी को आंख दिखाती हो। कहो कहो, मीन माइंडेड कहो, मीन माइंडेड। दादा बेचारे समझ में नहीं आया क्या करे। ताड़ से एक चांटा मेरे गाल पर जड़ दिया। बीवी की बात पर भाई ने बहन को मारा। बहुत पहले की बात याद आ गई, जब माँ की बात पर किसी ने बीवी को मारा था। दोनों बार मार खाने वाली एक ही थी, मैं, अपराजिता राय। उस दिन पहली बार जब मार खाई तो यहाँ आ गई थी। बौदी ने कहा था, अब हाथ उठाना शुरू किया है तो समझ लो वहां से दाना पानी अब उठ गया। अब उस घर में तेरे लिए जगह नहीं। तो क्या अब इस घर से भी? ना ना ना, ऐसा कैसे हो सकता है? सब जानते हैं और कहीं जगह नहीं है मेरे लिए। आप मुझे क्या कहेंगे? अहमक, निर्बोध, स्थूल बुद्धि, मोटी अकल, बुद्धू, बेवकूफ। बेवकूफ। बहुत दिन पहले भानुमति ने कहा था, बेवकूफ, खफा होके बैठे हो, काय न खाइबो। आप तो क्या समझो थो? वो तो के खाबो को बुलाइबो। नहीं बुलाएंगे तो ना बुलाएं। आज
गरीब घर की बेटी, इतनी जिद जिन करो, खाना फेंक गई, कुत्ता को खबर गई, पत्तों के न बुलाइबो। लेकिन भानुमती, मैंने क्या गलती की? फिर हुई बात। अरे दोष नहीं करी तो माफी मांगने में कौन दोष है? सासू जितनी बार गुस्सा करे तू पापा कर ले और कही माई माफ करी बोल, बस खाना कपड़ा सब सही रही बोल। आई मगज में बात। मैंने सोचा ठीक ही तो कह रही है, जब गलती ही नहीं की। बात तो मामूली थी, तब कहाँ पता था कि बात मामूली नहीं। नैहाटी वाली मौसी सास आई हुई थी। खाने के बाद पलंग पर दोनों बहनें लोट लगा रही थी और बतिया रही थी। उनकी बातचीत का मतलब दुनिया भर के लोगों की अच्छाई बुराई। जैसे ही मैं जाकर खड़ी हुई, मौसी सास बोली, विशु विशु नहीं दिखाई दिया। आजकल भी आसनसोल जाता है या? ना ना, अब क्यों जाएगा? अब तो बहुत दिन से वहां जाना छोड़ दिया है। ये भी अच्छा हुआ। हाँ, और क्या, अब तो शादी हो गई है। क्यों बहू माँ, मजे में तो हो? बात मुझे सुनाकर कह गई थी, इसलिए मैंने भी कह दिया। क्यों माँ, पिछले हफ्ते ही तो गए थे आसनसोल, वीकेंड पर। आप शायद भूल रही होंगी। मेरी बात पर मौसी सास दबे दबे मुस्कुराती रही और ये देखकर मेरी सास का पारा चढ़ गया। अपने बेटे के बारे में मुझे ज्यादा पता है या तुझे? जिस बात का पता ना हो उसमें टांग मत अड़ाओ। जाओ जाओ यहाँ से। ये बात कितनी बार सुननी पड़ी है, जिस बात का पता ना हो उसमें टांग मत अड़ाओ। क्यों क्यों जरूरत से ज्यादा समझ लेती हूँ मैं। बचपन में एक बुढ़िया को तंग किया करते थे। बच्ची बुढ़िया घूमती है, अपनी उमल बेचती है, उमल बेचेगी मेले हाथ, चलेगी देखन जगन्नाथ। और बच्ची बुढ़िया लाठी उठाकर भाग भाग। हाँ, क्या समझा? हाँ, फोकट में उमड़ लेंगे, शर्म नहीं आती? भाग भाग भाग। बच्ची बुढ़िया इतनी सी थी, एक तो नाटी, ऊपर से बुढ़ापे में पीठ बिल्कुल कुबड़ी हो गई थी। मोहल्ले का कोई बच्चा बीमार हो जाता तो बच्ची बुढ़िया अपनी लाठी ठुकठुकाती उसके घर पहुंच जाती। फिर बीमार बच्चे के पास धप से जमीन पर बैठकर पांव फैला लेती। फिर अपनी कुबड़ी पीठ को डुलाते डुलाते तान छेड़ देती। हाय रे, मैं मर जाऊं, मेरी सारी उम्र तुझे लग जाए। ए कान्हा भगवान, मुझे नहीं देखता है क्या? इस दूध मुहे पर से नजर हटा, मैं मर जाऊं, मेरी उम्र इसे लग जाए, चंगी होके उठ खड़ी हो जाए। घर के लोग उसको कुछ दे दिलाकर जल्दी से विदा कर देते। औरतें कहती, बाप रे, वैसे ये तो शक्ल, ऊपर से जब तुम्हारी तरफ देखती है ना तो बदन में छुरछुरी दौड़ जाती है। लेकिन मुझे वो बुढ़िया कभी बुरी नहीं लगी। एक बार जब मैं बीमार पड़ी तो हमेशा की तरह बच्ची बुढ़िया वहां पहुंची। वैसे ही अपनी कुबड़ी पीठ को डुला डुला कर अपनी मौत और मेरी उम्र बढ़ने का गाना गाया। मुझे उससे बिल्कुल डर नहीं लगा। उसकी आंखों से लग रहा था कि वो मुझे दुलारना चाहती है, लेकिन माँ ने उसे झटपट पैसे देकर विदा कर दिया। पैसे लेकर बुढ़िया बुदबुदाते हुए चली गई।
चंगी हो जाएगी, चंगी होकर उठ खड़ी होगी। मेरी उम्र लगेगी इसे। अच्छे होकर हम बच्चे ही उसे पत्थर मारते। मैंने भी उसे पत्थर मारे हैं और दूसरे बच्चों के साथ मिलकर चिल्लाई हूं। बच्ची बुढ़िया घूमती है, अपनी उम्र बेचती है। उम्र बेचेगी मेरे हाथ, चलेगी देखन जगन्नाथ। एक दिन हम सब, चंपा, नाडू, झंटू और मैं हाथ में पत्थर लेकर बच्ची बुढ़िया का इंतजार करने लगे। वाई, आते ही मारेंगे। हाँ। लेकिन बच्ची बुढ़िया का कहीं पता नहीं था। बहुत देर तक इंतजार करने लगे, पर वो नहीं आई। इंतजार करना कितना बुरा लगता है ना। लोग सिर्फ मार खाने वालों की ही सोचते हैं, मारने वालों के बारे में कोई नहीं सोचता। मारने वालों ने भी कितनी मेहनत की, बरसों महीनों मौके का इंतजार किया है। हम सब भी बहुत देर तक इंतजार करने लगे, लेकिन बच्ची बुढ़िया नहीं आई। आखिर में झंटू बोला, चल बुढ़िया का ना घर देख कर आते हैं। मैंने कहा, हट, उसका घर तो बहुत दूर है। दूर कहाँ है, एक आध गली पार कर की तो है। चल चल। हाँ। बच्ची बुढ़िया पुराने मकान के कमरे में रहती थी। जगह जगह दीवार फोड़कर वट और पीपल के पेड़ निकल आए थे। बुढ़िया कभी इस घर में बहू बनकर आई हो, कौन जाने। हम सब वहां पहुंचे तो देखा बच्ची बुढ़िया सो रही है। झंटू बोला, मार मार। मारने को बढ़ी तो देखा बच्ची बुढ़िया के ऊपर मक्खियां भिन भिना रही है। बच्ची बुढ़िया मर गई। सब हंसने लगे। मुझे रोना आ रहा था। मुझे रोते देख सब रोने लगे। फिर जाने कैसा डर सा लगने लगा। हम सब वहां से भाग गए। बाद में पता चला कि बच्ची बुढ़िया तो पहले ही मर चुकी थी। कमरे का सारा सामान किसी ने उलट पलट दिया था। सबके मुंह पर एक ही बात थी, बुढ़िया के पास खूब रुपया था, चोर ले गया। बुढ़िया कैसे मरी, मरते हुए उसको 2 घूंट पानी देने वाला कोई था या नहीं, इसकी किसी ने फिक्र ही नहीं की। एक दिन जब माँ ने भी यही बात कही तो मैंने पूछा, अच्छा माँ, उसके पास इतने रुपए थे तो वो उम्र क्यों बेचती थी, भीख क्यों मांगती थी? माँ ने चुप करा दिया। जो बात समझ में नहीं आया करे उसे लेकर बहस नहीं किया करते, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। तब भी छोटी थी, ना समझ थी। लेकिन बड़े होकर भी अभी उसी दिन फिर वही बात सुननी पड़ी। बौदी उस दिन सुबह सुबह बोली, अपराजिता, अपराजिता, अपराजिता। बौदी जब नाराज होती है तो मुझे अपराजिता पुकारती है। देखो अपराजिता, हमें पसंद नहीं कि तुम मीटिंग के बीच में बात करो। हाँ, मगर उस वक्त तो मीटिंग नहीं चल रही थी बौदी। उस वक्त तो बच्चों के स्कूल वगैरह की बातें हो रही थी। स्कूल वगैरह की बातें नहीं,
एजुकेशन पॉलिसी। हाँ, वही सही। सुप्रिया बाबू तुमसे पूछ रहे थे कि बाबू नुट्टू 3 साल का होने वाला है, किस स्कूल में भेजोगी? और तुमने कह दिया लामा सीनियर में पढ़ेगा। हाँ, अंग्रेजी अच्छी होगी, बड़ा ऑफिसर बनेगा। देखो, मेरा बेटा कहाँ पढ़ेगा कहाँ नहीं, अपने फ्रेंड्स को मैं बतलाऊंगी। तुम चुप नहीं रह सकती। और आजकल लोगों में जेलसी कुछ कम थोड़ी ही है। क्या कह रही हो बोधी? सुप्रिया बाबू आपकी पार्टी के हैं, आपके पुराने कॉमरेड। जिस बात का पता ना हो उसमें टांग मत अड़ाया करो। और किसी बात का तो कभी जिक्र नहीं किया किसी से। मैं जो स्टडी सर्कल चलाती हूँ, बस्ती में लड़कियों को पढ़ाती हूँ, ये बात तो चाय चूड़ा खाते हुए किसी से नहीं बताई जाती। हाँ? स्टडी क्लास। वहाँ की लड़कियाँ मुझसे क्या कहती हैं जानते हैं? क्या तो पढ़ाती है रे बाबा, भटर भटर करके आधी बात तो मगज में नहीं आती। अगर समझ में नहीं आती तो क्यों आती हो पढ़ने? मैंने पूछा। हाँ, समझ में तो कुछ भी नहीं आती, फिर भी हम आती है, क्योंकि बीच बीच में पाउडर शाउडर कपड़े शपड़े का इंतजाम हो जाता है ना। और वैसे भी आपकी पार्टी के लोग कॉर्पोरेशन की मेंबर हैं, एमएलए हैं। हाजी, हम लोग क्या कुछ समझती नहीं है? समझती तो मैं भी हूँ। बॉडी चाहती है पब्लिसिटी, सभी चाहते हैं। 4 आदमियों में चर्चा हो, कौन नहीं चाहता भला? लेकिन हमेशा क्या अच्छा लगता है? संजीव तो ठीक ही कहते हैं, ये विज्ञान का नहीं विज्ञापन का युग है। भारत की आजादी के 50 वर्ष, जनसंख्या 100 करोड़, पेट पे नहीं दाना, पहनने को नहीं पाना। हमें वोट दीजिए, बक्कम बक्कम बक्कम। संजीवदा? कौन? पूर्ण तुम? हाँ, मैं अपराजिता। क्या? जोर से बोलो पूर्ण। क्या कह रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, और जोर से। देखिए, आप लोग जरा बीच में लाइन छोड़ देंगे, प्लीज प्लीज जरा लाइन छोड़ दीजिए। हेलो 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 पूर्ण। क्या चाहता था पूर्ण? क्या तो कह रहा था? मैं कुछ सुन ही नहीं पाई। ऐसा क्यों होता है? जब असली बात हो रही होगी ठीक उसी वक्त कट जाएगा। मतलब की बात अब सुन ही नहीं पाते। संजीव ने अभी तक फोन क्यों नहीं किया? अब क्या करूं? ये क्या है? हाँ, वो पाठ याद कर लेती हूँ। कहाँ गया? बांसुरी। हाँ, बांसुरी और पुरंदर। ये क्या? पुरंदर और बांसुरी? ये रविंद्रनाथ को समझना भी बहुत मुश्किल है ना? पुरंदर जैसे लोग मुझे फूटी आंख नहीं भाते। अरे, बांसुरी और सोमशंकर की शादी होने वाली है, होने दो। तुझे बीच में फटर फटर करने की क्या जरूरत है? खैर, मुझसे पाठ तैयार करने को कहा गया है, मैं कर लेती हूँ। निष्काम भाव से व्रत पालन करने वाली स्त्री और व्रत को निष्काम भाव से प्रयोग करने वाला पुरुष बहुत दिन से खोज रहा था, भाग्यवश मिल गए। पुरुष होकर समझ नहीं पाए कि प्रेम के बिना दो मनुष्य को मिलाया नहीं जा सकता। स्त्री हो इसलिए मानने को तैयार नहीं कि प्रेम मिलन में मोह नहीं है। मोह चाहिए सन्यासी, मोह चाहिए। मोह नहीं तो सृष्टि कैसी? तुम्हें अपने व्रत का मोह है? मोह नहीं तो सृष्टि नहीं। मोह टूटे तो प्रलय। किंतु एक बात याद रखो, मेरी सृष्टि तुम्हारी सृष्टि से बहुत ऊंची है। मैं स्वयं सुख से दूर रहूंगा
और अपने पास आने वालों को भी सुख से दूर रखूंगा। इसलिए तुम्हारा आइडिया सजीव नहीं है सन्यासी। मेरा मुंह सुंदर और तुम्हारा भयंकर। तुम केवल मंत्र जानते हो, मनुष्य को नहीं। तुम सब अमानुष हो। मनुष्यों की बस्ती में क्या करने चले आए? अच्छा, एक आइडिया के जोर से इंसान को बांधा जा सकता है। एक फॉर्मूला इंसान को बांध सकता है, या एक स्लोगन। शुरू में आप लोगों से कहा था ना कि आप लोगों को एक जगह बुलाऊंगी। वो जगह है थिएटर। हाँ, थिएटर। कौन जाने, मैं बड़े बड़े रोल्स में एक्टिंग कर रही हूँ। मुझे नेशनल अवार्ड मिल रहा है। नहीं नहीं, इतनी बड़ी बात सोचनी भी नहीं चाहिए। संजीवदा कहते हैं पहले छोटे से शुरू करना होगा, फिर सीढ़ी दर सीढ़ी उठती चली जाना। संजीवदा मुझे थिएटर में नौकरी दिला रहे हैं, फिलहाल टेम्पररी, बाद में पक्की हो जाएगी। लेकिन एक इंटरव्यू तो देना ही होगा। मैं तोतली तो नहीं हूँ, तेरी आंख तो नहीं है मेरी, फूल को फूल, नजर को नजर, खत को खत, किशन को किसन नहीं बोलती। आखिर ये सब तो वो लोग देखना चाहेंगे ना। आजकल काम मिलना आसान थोड़ी ही है। फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग पास लड़के भी बेकार बैठे हैं। कई लड़के तो नौकरी नौकरी कहते कहते मर गए। वो जो था ना अरुण, मेरी मौसी सास का लड़का, नैहाटी वाला, उसे आखिर तक नौकरी नहीं मिली। उसके विशुदा ने उसे नौकरी नहीं दिलाई। वो मुझे पसंद करता था, शायद इसलिए, क्या जाने। उन दिनों मैं अपनी परेशानियों में उलझी रहती थी। फिर भी एक बात जरूर देखी थी, वो धीरे धीरे बदल रहा था। गुस्सा था या किसी का डर, जैसे कोई बात उसको हरदम कचोटती सी रहती थी। वो बहस करने लगा था। फिर सुना कि मारपीट भी करने लगा है, कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी से। बस मारो मारो। किसको मारो? शत्रु को। क्यों मारो? बदला लेने के लिए। किसका हुक्म है? नहीं बतलाऊंगा। बस इसी तरह की बातें करता था। फिर मैं यहाँ चली आई। अखबारों में रोजी खून, मारकाट, दंगों की खबरें छपती। उन्हें लेकर दादा और बौदी में घंटों बहस होती। मुझे डर था कि एक दिन ऐसी ही कोई खबर अरुण के नाम के साथ भी जुड़ी होगी। और सचमुच ऐसा ही हुआ। एक दिन अचानक नैहाटी स्टेशन के पास गोली से हत अरुण सेन। उस दिन से इस तरह की कोई खबरें और उनका डिस्कशन मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे यकीन है अगर उसे नौकरी मिल जाती थी ना, कोई सी भी नौकरी, तो इस तरह से न मरता। उसे नौकरी दिलाने की कोशिश किसी ने भी ना की, लेकिन उसके बेकार होने का फायदा सभी ने उठाया। सपनों को मानते हैं? सपनों का कोई मतलब होता है? ये खबर मैंने जिस दिन पढ़ी, उस दिन एक रात पहले मैंने एक अजीब सा सपना देखा। लगा दादा कह रहे हैं, अबू तेरी ससुराल से कोई आया है मिलने। हाँ, मुझे बहुत घबराहट हुई। मैंने अंदर आकर देखा
तो सर नीचे करके यहाँ बैठा था, इसी कुर्सी पर। गर्दन टेढ़ी हो गई थी, थोड़ी नीचे बैठ गई थी, वहां अजीब तरह से लटक गई थी और हाथ की उंगलियां जकड़ गई थी। मैं उसकी हालत देखकर हैरान रह गई। ये क्या अरुण, तुम? हाँ, 2-3 दिनों के लिए रहने दोगे? तुम यहाँ रहोगे? सुना नहीं तुमने? कुत्तों की तरह मारा मारा फिर रहा हूं। साले सब पहचान गए हैं, छिपने की कोई जगह नहीं है। जगह दोगी? मैं तो तुम्हारी ससुराल का हूं। एनिमी। तुम्हें कौन ढूंढ रहा है अरुण? पुलिस? पुलिस? पुलिस का बाप। पुलिस को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन पुलिस के बाबा लोगों को, एमपीज, एमएलए, ऑपोजिशन। हमारा ग्रुप छितर गया, अचानक अटैक किया। 2 दिन टाइम लगेगा, उसके बीच सब संभल जाएंगे। लेकिन ये 2 दिन संभल के रहना पड़ेगा। रहने दोगी? इसके बाद सब धुंधला गया। फिर देखा विशु उसको डांट रहा है। स्टूपिड, इडियट, तुझे नौकरी नहीं मिलेगी। सुना तुमने? तुझे नौकरी नहीं मिलेगी। अरुण उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो कुछ बोल रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। फिर सब लाल हो गया। लाल नहीं, खून, चारों तरफ खून। उसके मुंह से खून बह रहा था, उगल रहा था। मुझे लगा वो पानी मांग रहा है। पानी। बौदी, पानी दोगी? पानी, पानी, पानी दोगी बौदी? मेरी नींद टूट गई। सपने तो बेमाने होते हैं ना, लेकिन नौकरी के तो माने होते हैं। मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, इसीलिए मैंने संजीवता को साफ साफ सब कुछ बतला दिया है, कुछ बातें छोड़कर। संजीवता बोले, एकदम रेगुलर ना भी हो, बीच बीच में कुछ कमा लिया करो तो भी अच्छा है। सब तरफ से टेंशन कम हो जाएगी। घर के लोगों के लिए कभी कभी कुछ खर्च कर पाओगी तो सब खुश रहेंगे। मगर इतनी सी क्वालिफिकेशन लेकर कौन सा काम कर सकती हो तुम? क्यों संजीवदा, कितनी लड़कियां तो ऑफिस क्लब के नाटकों में एक्टिंग करके घर का खर्चा चला लेती हैं। मैं भी एक्टिंग कर सकती हूँ। आपने तो देखा है दादा की पार्टी के नाटकों में। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। भाई सोचने से ही रास्ता निकल आता है। आज उसी नौकरी का इंटरव्यू है एक तरह से, समझ लीजिए। एक बहुत मशहूर थिएटर ग्रुप नॉर्थ इंडिया टूर पर जा रहा है। संजीवदा ने उन लोगों से बात की है। उन्हें एक एडिशनल लड़की चाहिए, एक ऐसी लड़की जो किसी भी तरह के रोल में फिट हो जाए। अगर जम गई तो वो नक्शे होंगे मेरे। आज तो मैं डेट नहीं दे सकूंगी, कल सोचना पड़ेगा। पहले एडवांस दे जाइए, टैक्सी फेयर। छी 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 छी, ऐसा दिमाग नहीं चढ़ाना चाहिए ना, लेकिन कभी कभी ये सब सोचना अच्छा लगता है। जरूर संजीवदा होंगे। हेलो कौन? मुक्ति पेशी? अचानक? नहीं, यूं कभी फोन नहीं करती हो ना। मेरे भाग्य का शनि
मुक्ति पिशी। अब नहीं, घर पर कोई नहीं है, बाबू नुटू भी नहीं है। पता नहीं आज कैसे ले गई। आपने कैसे जाना कि मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ? दादा से नहीं कहा? उनके पास टाइम ही कहाँ है? बॉडी वो तो हमेशा कह देती हैं कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है। उफ, क्या? जरा धीरे से बात करिए। आप इतने जोर जोर से चिल्लाकर बोलती हैं कि हाँ अब ठीक है, आप बोलिए। बॉडी की बात मानकर ससुराल से चली आई? किसने कहा? मैंने? झूठ कहा था। सच बात यह है कि मुझे वहां से मार पीट कर निकाल दिया गया था। पहले बतलानी चाहिए थी। क्यों? आपको तो असल बात का पता ही था। ओहो, इतने दिन तक आप कुछ जानती ही नहीं थी। नहीं जी, आपका क्या कसूर? सीधी शांत भले घर की लड़की चाहिए थी, आपने मुझे सामने कर दिया। बुरा तो लगेगा ही। गुस्से से बॉडी ने यहाँ तक कह दिया कि फॉर्निकेशन कोई भी औरत नहीं सह सकती। फॉर्निकेशन का मतलब जाने दीजिए पिशी। बुढ़ापे में बुरी बात सुनकर क्या करेंगी? क्या? एक काम है, अभी जाना होगा। लेकिन शाम को कौन सा काम ज्वाइन किया जा सकता है? काम क्या है? मुक्ति पिशी। आप भी एक हैं। बाबू नुटू को संभाला तो क्या दूसरों के बच्चों को भी? दूसरों के नहीं है तो और किसके हैं? अब आप मुझसे आया का काम करवाएंगी? हाँ, आया का काम ही कहा जाएगा। क्या? दादा के गले का फंदा बनी हुई हूँ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बनी रहूंगी। इसीलिए दामाद के बॉस के बच्चों की आयागिरी करूं? ननद को खुश रखने के लिए मेरी शादी करवा दी और दामाद को खुश रखने के लिए मेरे लिए आया का काम ढूंढ कर लाई हैं। उफ, कितनी मेहरबान है ना पिशी। देखिए पिशी, मुझे आप ये सब नहीं कहेंगी। मैं नहीं गई थी आपके पास नौकरी ढूंढने। बॉडी ने कहा था, आप उनसे कहिए। मुझे माफ कीजिए। क्या कहा? मैं बेहया हूं? ठीक है, करूंगी बेहयाई। तुम्हारा क्या? पूर्ण ने फोन क्यों किया था? संजीव दा फोन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं भी कितनी अजीब हूं। कोई जरा सी बात टेलीफोन पर कह दे तो रोने बैठ गई। इसीलिए संजीवदा कहते हैं सेंटिमेंट्स को इंपॉर्टेंस मत दो। सेंटिमेंट्स को इंपॉर्टेंस दी तो बस सब गड़बड़। हमेशा तैयार रहो। गोलकीपर के पास बार बार बॉल नहीं आती। पकड़ी नहीं तो गोल गोल गोल। अब कौन सा पार्ट तैयार करूं? ये मैन्युस्क्रिप्ट, इसका राइटर भी नीतीश सेन। एक विदेशी नाटक की चोरी। ये बाहर के प्लेस को चोरी करके लिखने वाले सब लेखक का नाम नीतीश सेन है क्या? ऊपर से बिल्कुल एब्सर्ड प्ले है, कुछ समझ में नहीं आता। अजीब सा है। इस कमरे में पति पत्नी और सामने के कमरे में एक पुरुष की लाश जो बड़ी होती जा रही है। मुझे कौन सा रोल देंगे? लाश पुरुष की है तो बीवी का। स्त्री हेडफोन लगाए हुए बोल रही है, हेलो हेलो, मैं पुरुषों के साथ संपर्क करवा सकती हूँ, मैं स्त्रियों के साथ संपर्क करवा सकती हूँ। हेलो हेलो, मैं स्त्रियों के साथ संपर्क करवा सकती हूँ, मैं पुरुषों के साथ संपर्क करवा सकती हूँ। हेलो हेलो, कौन? विदेशी राष्ट्रदूत? कहिए भाई साहब, आपके लिए क्या कर सकती हूँ?
नहीं नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। विवेक के साथ संपर्क करवाना बिल्कुल संभव नहीं। हाँ, बगल के कमरे में एक लाश पड़ा हुआ है, उसके साथ संपर्क करवा सकती हूँ। हेलो 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 हेलो। ये सुनते हो? ये मेरा पति, इसे लेकर क्या करूं मैं? मेरा पति आज 10 बरस से एक नाटक लिख रहा है, लेकिन 2 डायलॉग से आगे नहीं बढ़ा। इससे कुछ होगा भी, लेकिन अब वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि मरा हुआ आदमी जिंदा आदमी से ज्यादा तेजी से बढ़ता है। सच, कुछ दिन पहले कितने छोटे छोटे कपड़े बनाने पड़ते थे, और अब कितने बड़े बड़े बनाने पड़ते हैं। उस दिन देखा तो जूता फाड़कर उसके अंगूठे का नाखून बाहर निकल आया था। मुझसे और नहीं होता, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। इससे कुछ होगा भी? इसका कुछ ना कुछ मतलब तो जरूर होगा। अच्छा, हमारे अंदर ये क्या है जिसे हम संभाल कर, संवार कर, मुलम्मा चढ़ा कर रखते हैं? हमारे अंदर का डर, हमारी खुदगर्जी, हमारे अंदर की हवस, हमारी फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। एक दिन दादा ने कहा, सुनती हो प्रतिभा, जिस बात का डर था वही हुआ आखिर। अपू अब ससुराल नहीं जाएगी। ससुराल? हाँ, भाई होकर तुमने ये कैसे सोच लिया? तुम लोग क्या समझते हो, लड़कियों की कोई डिग्निटी ही नहीं? अपराजिता, आई एम ऑर्डरिंग यू। बड़ी बॉडी हो इसलिए आई ऑर्डर यू। कभी ना कहना तुम्हें निकाल दिया गया है, कहना मैं खुद छोड़कर चली आई। फॉर्निकेशन कोई भी औरत नहीं सह सकती है, और चाहिए भी नहीं सहना। प्रतिभा, इमोशनल होने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ओहो, तुम तो इमोशंस को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते हो ना। ठीक है, तुम भाई होकर अपनी बहन की इमोशंस को इम्पोर्टेंस ना दो, लेकिन एक औरत की इंसल्ट मैं सहने के लिए तैयार नहीं। तुम शायद सोचते हो अपू किसी लायक नहीं। आज से मैं बाबू नूटू को अपू के हाथ में देती हूँ। खासा तमाशा कर दिया बौदी ने। बीमार बाबू नूटू को बिस्तर से उठाकर मेरी गोद में दे दिया। ओह, कितना नर्म, फूल सा नर्म। आंसुओं से धुंधलाई आंखों से मैं बौदी को देख रही थी। उनका दुबला पतला बदन कांप रहा था। कितनी सुंदर लग रही थी, सब कुछ कितना सुंदर, कितना खुलापन। कहीं बीमार बाबू नूटू को देखभाल करने के लिए ही बौदी ने? ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। बाबू नूटू हेपेटाइटिस से बिस्तर से चिपक गया था। बौदी की नई नई नौकरी थी, नौकरानियों के भरोसे वो ठीक हो पाता? मैंने ही देखभाल करके उसे इतना बड़ा किया। बाबू नूटू मेरे सिवा किसी को पहचानता भी नहीं था। कहीं कोई बात हो वो सीधा आकर मुझसे कहता। उस दिन आकर बोला, झगड़ा कर लूंगा। हाँ, माँ ने मुझे सब बता दिया है। तुम झगड़ालू हो, इसीलिए तुम्हारे दुल्हा ने तुम्हें माल पीट कर घर से निकाल दिया है। मैंने इतना ही कह पाई। बाबू नूटू, फिर शायद मेरा चेहरा देखकर उसके मन में कुछ हुआ। बोला, अपू माँ, तुम्हें बहुत माला था। मैं जानती हूँ, वो उसके मन में भी जहर घोल रही है। मुझे किसी की भी जरा से भी जरूरत नहीं है, लेकिन जिंदा रहने के लिए किसी न किसी की भी तो अपनी जरूरत महसूस करवानी होगी ना। नहीं तो बस
विदा हो, विदा हो। सभी ने यही बात चाही, दादा ने, ससुराल ने, और तो और माँ ने भी। बाबा चल बसे थे। जो माँ कभी बीमार नहीं हुई, ऐसी बिस्तर पर लेटी, जब भी मुझे देखती एक ही बात कहती, इसे विदा कर दे, इसे विदा करना है। आखिर उस मुक्ति पिशी ने विदा करवाया। एक दिन आकर बोली, अरे 1 टका पैसा खर्च नहीं होगा, जाना पहचाना घर है, बीए की डिग्री धोकर खाएगी या पिएगी। एक लड़की के ब्याह में कितना खर्च होता है, कुछ अंदाज भी है। माँ डर गई, कहने लगी, हाँ तुम ठीक कह रही हो पिशी, यही बात पक्की कर दो। लड़की को विदा करना है, बस अपनी आंखों के सामने लड़की को विदा करना चाहती हूँ। बेचारी माँ बेटी को विदा करके खुद ने भी हमेशा के लिए विदा ले ली। उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी को सभी विदा करना चाहते हैं। नहीं तो आज मुक्ति पिशी मेरे लिए आया का काम ढूंढ कर लाती। संजीता से जाने कैसा डर सा लगने लगता है। वो इतने अच्छे हैं, दूसरों का भला करते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे कूली, मजदूर या रिक्शा वालों से थोड़े से पैसों के लिए झगड़ा करने लगते हैं। समझा क्या है तूने? हैं? 2-4 पैसे कम देकर हम अमीर हो जाएंगे। एक तो तुम लोग रेट से ज्यादा मांगते हो, ऊपर से चिल्लाते हो, हैं? संजीता का मदद करने का हिसाब भी नापातिला है। वो इंसान से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं। मैं इतने बड़े तो नहीं, हम क्यों दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखें? क्या मैं दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद करती हूँ यहाँ पर ससुराल में? नहीं नहीं, हम लोग माप झुक कर मदद नहीं कर पाते, करना चाहते भी नहीं। मैं संजीवता नहीं बनना चाहती, मैं तो बस सिर्फ एक नौकरी चाहती हूँ और थोड़े से आराम से रहना चाहती हूँ, किसी तरह जिंदा रहना चाहती हूँ। यही सोचकर संजीवता से छिपाकर मैंने एक प्रोफेशनल ग्रुप में भी काम के लिए अप्लाई कर दिया था। एक एडवर्टाइजमेंट निकला था, काट कर रख दिया था, कहाँ चला गया? ये रहा। शिक्षित अभिजात महिला शिल्पी चाहिए, बांग्लादेश की प्रख्यात नाट्य शिल्पी जो कई वर्षों से नाट्यान्दोलन से संबंधित है। नियमित स्टेज की तरह प्रोफेशनल नहीं, लेकिन प्रोफेशनल स्टेज कैप्चर करना चाहते हैं। हेलो, हे भगवान, प्रोफेशनल थिएटर। हाँ, मैं अपरिचिता बोल रही हूँ। नहीं नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतनी जल्दी फोन करेंगे। हाँ, फोन बौदी के नाम पर है, दादा का घर है ना, सब बाहर गए हैं। जी, मैं क्यों नहीं गई? वाह, आप फोन करते और मैं ना मिलती। देखिए, मुझे बहुत उम्मीद हो रही है। उम्मीद यानी उम्मीद मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन हो रही है। आपको कैसे थैंक्स दूं? थैंक्स मतलब जी, आप जो बतलाएंगे वही। नहीं नहीं, हीरोइन क्यों बनना चाहूंगी? देखिए, मुझे
काम की बहुत जरूरत है। हाँ हाँ, सब याद कर लिए। घर में सारे दिन एक्टिंग ही करती आ रही हूँ। कुछ कमियां भी सुधार ली हैं। नहीं, बिल्कुल नर्वस नहीं होंगी। फ्लैशी रोल? हे भगवान, क्या कहूँ? देखिए, आपकी गाइडेंस में काम करूंगी ना, तो घर में कोई मना नहीं करेगा। आपके बारे में तो सब जानते ही हैं। जी, टेलीफोन पर? आप समझ पाएंगे? ठीक है, आप जैसे कह रहे हैं। बोलिए, क्या कविता सुनाऊं? ठाकुर रविंद्रनाथ की गीतांजलि से एक एक कविता पाठ करूं? हाँ, अच्छा। कहाँ? ये बोलूं? यही यही तो प्रेम तुम्हारा मेरे मन हर, पात पात पर नाच रहा जो ये कंचन कर, मीठे आलस से घन ये जो नभ में तिरता इधर उधर को, यही यही है प्रेम तुम्हारा मेरे मन हर। ये जो हवा देह को मन को अमृत से देती भर, यही यही है प्रेम तुम्हारा मेरे मन हर। कैसा लगा? छा गई? जी, अब एक जोक सुनाओ। ठीक है। जंगल में एक शेर था। उसके दिमाग में एक बात आई, जंगल का राजा कौन है? उसके सामने एक लोमड़ी आई। जंगल का राजा कौन है? लोमड़ी डर के मारे में बोली, जंगल का राजा आप हैं। शेर सुनकर खुश हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसके सामने एक बंदर आया। शेर ने पूछा, जंगल का राजा कौन है? बंदर भी डर कर बोला, महाराज आप हैं। शेर ने बोला, शाबाश। फिर हंसते हुए आगे बढ़ा। फिर उसे एक हाथी मिला। शेर ने हाथी से पूछा, जंगल का राजा कौन है? हाथी ने उसे घूर कर चिंघाड़ा। शेर ने और जोर से पूछा, जंगल का राजा कौन है? हाथी ने उसे अपनी सूंड में लपेटा और जोर से फेंक दिया। भाई साहब, जवाब नहीं मालूम था तो वैसे ही बता देते। इसमें धक्का देने की क्या बात थी? हाँ, इसका मीनिंग? हाँ, है क्यों नहीं। इसका मतलब तो है। मिलने पर बताऊंगी। आज मिलूं? आज शायद। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, आज ही मिल लूंगी। 6 बजे? कहाँ? रीगल के नीचे? रीगल के नीचे क्यों? कल सुबह थिएटर में या आपके घर? आज ही 6 बजे इंतजार करूं? देखिए, मैं मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मैं 6 बजे कहीं नहीं जाऊंगी। टैक्सी का किराया क्या होगा? मैं जाऊंगी ही नहीं। टेलीफोन नंबर नहीं चाहिए, जरूरत नहीं होगी। फिर भी लिख लूं? कहीं इरादा बदल जाए। बोलिए, मैं लिख लेती हूँ। लेकिन इरादा नहीं बदलेगा। मैं जाऊंगी ही नहीं। सर के अंदर जैसे ट्रेन घड़घड़ा रही है, जुबान भारी, सांस रुक रही है। पहले भी हुआ था एक बार। एक बंद कमरे का दरवाजा खोल बैठी थी। विश्वजीत गुस्से से चीख रहा था, यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी मामी तुम्हारे साथ इस तरह क्यों लेटी है बिस्तर पर? सब सच है? सब सच? इसके बाद
ऐसी मार कि तौबा। अगले दिन दादा के यहाँ चली आई। बाबूजी ने वापस नहीं जाने दिया। समझ नहीं पा रही थी क्या करूं। अचानक भानुमती आ पहुंची। मैं हैरान। भानुमती तू? बेवकूफ, जी कड़ा करके लड़ जा बेटी। ये बेईमान दुनिया को कबू माफ न करियो। पर तू यहाँ? हम अपन देश जाई थे। ई देश में हम अब नहीं रही। ई ले अपना ठिकाना, रख ले अपने पास। लेकिन हम सब जानत है बेटी। तुम चिट्ठी लिखियो, हम फौरन आ पहुंचो। जज साहब को सब बताई दीबो। तू बेइज्जती कभी बर्दाश्त ना करियो बेटी। कबू बर्दाश्त ना करियो। नहीं, कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। किसी भी हालत में रिगल के नीचे नहीं खड़ी होंगी। संजीवदा पर भरोसा नहीं किया था ना, उसी का फल है ये। मैं संजीवदा को सब बतला दूंगी। दादा ने आज सुबह मुझे डांटा मारा था। वो भी संजीवदा का फोन आते ही कहूंगी। वो फौरन चले आएंगे। और पूछेंगे ऐसी भी क्या बात है, रुपया उधार चाहिए? नहीं। फिर इस घर में अब और नहीं रह सकती। क्या मतलब? चाचा मारा है। किसने? अंशु ने। शाबाश कांग्रेस ने। हेलो संजीवदा। संजीवदा, आज सुबह दादा ने मुझे चांटा मारा है और बौदी मेरे लिए नौकरी ढूंढ रही है, जिससे कि मैं इस घर से हमेशा के लिए विदा हो जाऊं। और संजीवदा, आपको बतलाए बिना एक काम किया था ना, उसकी सजा मुझे भगवान ने दे दी है। और संजीवदा जी, क्या कुछ नहीं कर पा रहे हैं? लेकिन मैंने तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस की है संजीवदा। गुसल खाने का दरवाजा बंद करके डांस भी प्रैक्टिस की है। आप कहे तो टेलीफोन पे सुना सकती हूँ। टेलीफोन में सब कुछ पता चल सकता है। क्या उन्हें दूसरी लड़की मिल गई है? फिर और कभी या और कहीं मेरे लिए कभी कुछ नहीं करेंगे? क्यों? मैंने क्या किया संजीवदा? आप नाराज क्यों हो रहे हैं? नहीं संजीवदा, कहीं कोई भूल हो रही है। दादा तो आपके दोस्त हैं। मैं आपकी छोटी बहन। आपका नुकसान? आप इतने बड़े हैं, मैं आपका भला क्या नुकसान कर सकती हूँ? चिट्ठी?
सारी चिट्ठियां देखी हैं? नहीं नहीं संजीवता, पूर्ण का कोई कसूर नहीं है, सब मेरा कसूर है। चिट्ठियां मैंने लिखी थी, लेकिन आप तो ये सब मानते नहीं है ना। आपकी माँ कहती है मैं डिवोर्स्ड हूँ, इसलिए। नहीं संजीवता, आप तो इतने प्रिंसिपल वाले हैं, प्रिंसिपल के खातिर आपने सब कुछ। क्या पूर्ण भी कोई कांटेक्ट नहीं रखेगा? नहीं नहीं, ऐसा मत करिए संजीवता, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, उसे छोड़कर मैं नहीं रह सकती। पूर्ण भी मुझे छोड़कर नहीं रह सकता संजीवता, ऐसा मत करिए। संजीवता, संजीवता सुनिए, संजीवता, हेलो हेलो संजीवता। उदारता का मतलब कलसी, खाली कलसी। संजीवता, आप एक खाली कलसी हैं। पूर्ण, तुमने क्यों कहा मुझसे कोई मतलब नहीं रखोगे? क्यों पूर्ण, क्यों? तुम तो कहा करते थे हम लोग क्यों इतने बेबस हो, हम क्यों सब उम्मीद छोड़ दें? लेकिन मैं जो चाहती थी वो कभी नहीं हो सकेगा। पूर्ण, कभी नहीं हो सकेगा। अरुण, कभी नहीं हो सकेगा। अरुण, अरुण, दे दे ताना, दे दे ताना। अब कौन होगा? अब मुझे डर लगने लगा है। हेलो दादा, नहीं, संजीवता को बिट्रे नहीं किया, पर जरा सी बात को इतना तूल क्यों दे रहे हो? तुमने भी तो अपनी पसंद से शादी की थी। तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हें सब बतला दूंगी। बॉडी, हेलो हेलो, बॉडी बॉडी प्लीज, दादा को फोन दो। नहीं, मैं मुक्ति पिशी के घर नहीं जाऊंगी। मैं कह देती हूँ, अब ये सब नहीं चलेगा। क्या? इसीलिए बाबू नटू को अपने साथ ले गई थी? छी छी छी, छी बॉडी छी। ठीक है, जाऊंगी, चली जाऊंगी, लेकिन पूर्ण वाली बात बाबू नटू से ना कहना। पर मैं जाऊंगी कहाँ? अब तो किसी को हिसाब देने नहीं जाऊंगी ना बॉडी। आज से अपना हिसाब खुद ही लूंगी और खुद ही को दूंगी। नैहाटी की बंगाल लड़की, मुझे माफ कर देना।
मैं उस वक्त बिल्कुल ना समझ थी, कुछ नहीं जानती थी बहन। क्या करूं, अब क्या करूं? 6 बजने को है। नंबर नंबर याद नहीं आ रहा है। कहाँ गया, कहाँ गया? 6 तो अभी नहीं बजे हैं ना। रीगल के नीचे पहुंचा जा सकता है। शुरू में आप लोगों से कहा था एक जगह आने को इनविटेशन दूंगी, लेकिन अब तो वहां नहीं बुला पाऊंगी ना। अपने रीगल के नीचे खड़ी होने जा रही हूं। अगर आप लोग उन साहब को देखें या उन जैसे किसी और साहब को, तो कह दीजिएगा मैं 6 बजे रीगल पर खड़ी मिलूंगी। शारदा शारदा शारदा। लेकिन मैं तो शिवकंठ हूँ, दूसरों का जहर अपने गले में समा लेती हूँ। मैं अपराजिता राय, मैं अपराजिता। खुदा